हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद है। और ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले से आपको इन्फॉर्म किया गया है, सूचना है कि आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मॉडल भी हैं, तो इस तरह से कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस होगा। ये पहले से आपको इन्फॉर्मेशन है। तो उसी क्रम में जैसा कि विगत सेशन चला था और कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डिस्कस होगा। दरअसल बच्चों देखा जाए तो ये सिविल सर्विस जो आप एग्जाम देते हैं आईएएस के लिए, इसी तरह से स्टेट पीसीएस के लिए सीडीएस, सीएपीएफ, तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछते हैं सिर्फ फैक्चुअल नहीं होते हैं। यानी ये कमीशन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप सभी जानते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, फैक्चुअल कम। तो इस तरह से कमीशन की रिक्वायरमेंट, आयोग की जो मानदंड है, उसी हिसाब से उसी लेवल के क्वेश्चन आपको इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होंगे। वो पॉलिटी के टीचर हो, मैं, या हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सेक्शन हो, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आपकी फ्यूचर, आपके भविष्य रिक्वायरमेंट ज़रूरत को देखते हुए। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। इसका हिंदी होगा, उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव है, वो कहां पर मूव करेगा, कहां पर प्रारंभ होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए हैं क्या, लोकसभा एलोन, सिर्फ लोकसभा में। नीचे दिया गया है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसका मीनिंग हुआ संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट दिया गया है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के संयुक्त बैठक में। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा एलोन। बच्चों अब हम लोग बातें करते हैं। देखिए इनके लिए रिमूवल का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर इस प्रकार से, पूरे प्रोसीजर की मैं बात कर दे रहा हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो पूरे प्रोसीजर की जो बात की गई है, राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर का इनके लिए व्यवस्था है कि राज्यसभा के सदस्य ही हटाने का कंप्लेन लाएंगे। ये जो रिजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा, रिमूवल का रिजोल्यूशन, पद से हटाने का जो प्रस्ताव आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया, बाउंडेड है, कौन सा हाउस लाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा ही ये प्रस्ताव लाएगा, बाध्य है संविधान की ये व्यवस्था बोलना। लोकसभा ये प्रस्ताव नहीं ला सकता, उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लोकसभा नहीं ला सकता। संसद के जो व्यवस्था दिए गए इनके हटाने की, संसदीय हमारी व्यवस्था, उस व्यवस्था में संविधान ने लोकसभा को पावर नहीं दिया है कि उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाए। ये प्रस्ताव लाने का, रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन आएगा, पद से हटाने का जो प्रस्ताव आएगा, ये पावर संविधान ने किसको दिया है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को। तो राज्यसभा ये प्रस्ताव लाएगा और राज्यसभा प्रस्ताव जो लाएगा, सूचना देगा इनको कितने दिन पहले, बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले, और उसके बाद अब उस पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो डिस्कस होगा, जो भी उनके अगेंस्ट है, ठीक है, जो भी उनके अगेंस्ट है वो क्या करेंगे, तो 14 दिन पहले सूचना देंगे, कम से कम 1/4 सदस्य हों उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का, और अब उसके बाद डिस्कस होगा। तो जो भी हटाना चाहते हैं, जो हटाने वाले पक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे उपराष्ट्रपति का, और जो भी उपराष्ट्रपति के फेवर में हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी, उन राजनीतिक दलों के मेंबर फेवर में बोलेंगे। यही होता है डिस्कस। तो डिस्कस जो होते हैं वो पार्टी बेसिस पर, दलगत आधार पर बोलते हैं। इस तरह से काफी डिस्कस हुआ, और डिस्कस जो हुआ लास्ट में अब राज्यसभा में वोटिंग होगा, मतदान होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप जानते होंगे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जब उनके ऊपर हटाने का प्रस्ताव आया है तो राज्यसभा का चेयरमैनशिप नहीं संभालेंगे। इस समय चेयरमैनशिप कौन संभालेगा? वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्टिंग चेयरमैन के रूप में।
तो क्या करेगा, काफी डिस्कस हुआ, अब वो वोटिंग का ऑर्डर करेगा, मतदान का आदेश कर दिया, वोटिंग होगा। कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? हाउस जो है राज्यसभा यानी पार्लियामेंट का अपर हाउस उच्च सदन है, इसके टोटल स्ट्रेंथ का ½ + 1। सीधे से कहिए राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का ½ + 1। तो टोटल, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ होता है 245। तो 245/2 + 1 ये हुआ 245/2 + 1। ये मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मेजॉरिटी मिल गया तो माना जाएगा राज्यसभा से पास हो गया। और राज्यसभा से पास हो गया, अब कहां इसको सेंड किया जाएगा? अब इसको सेंड किया जाएगा कहां पर? लोकसभा में। तो इसको सेंड किया जाएगा, राज्यसभा से पास करके इसको सेंड कर दिया गया लोकसभा में। और लोकसभा में जब सेंड कर दिया गया, लोकसभा में भी डिस्कस होगा, वहां भी विरोधी पक्ष हैं, वहां भी फेवर वाले हैं, डिस्कस होगा। और डिस्कस के बाद वहां भी वोटिंग, मतदान होगा। बट मेजॉरिटी को बहुत सीरियसली ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में बहुमत मेजॉरिटी कितना चाहिए? लोकसभा में उस डे को प्रेजेंट मेंबर का, उस दिन को, उस तारीख को उपस्थित सदस्यों का ½ + 1। इस मेजॉरिटी, इस बहुमत को कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। और राज्यसभा में जो मेजॉरिटी पास हुआ है वो है पूर्ण बहुमत, इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो राज्यसभा से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास हुआ और लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया कि कहां पर ये रखा जाएगा प्रस्ताव, मूव कहां से होगा? बाउंडेड है राज्यसभा, ठीक है। और सेकेंड हाउस कौन होगा? बाउंडेड है लोकसभा। जब फर्स्ट बाउंडेड है तो सेकेंड तो बाउंडेड है। और इस प्रकार से सेकेंड हाउस लोकसभा से भी पास हो गया, तो उसी के साथ उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, वैकेंट हो गया। यह है रिमूवल प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के हटाने, पद से हटाने की प्रक्रिया क्लियर हुआ। तो अब ऑप्शन ढूंढिए। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये मूव करेगा, प्रस्ताव प्रारंभ होगा कहां से? राज्यसभा से। अब समझ गए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। तो लोकसभा दिया है, गलत है, ये सेकेंड हाउस के रूप में काम करता है, प्रारंभिक हाउस नहीं है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ज्वाइंट सीटिंग में बिल्कुल चर्चा नहीं, ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा राज्यसभा एलोन, सिर्फ राज्यसभा इसके लिए। क्लियर? तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात हम लोग करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द राज्यसभा एलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट to legislate with respect to matter in the state list। हिंदी समझिएगा। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है। इसी अनुच्छेद में राज्यसभा को पावर दिया गया है। क्या राज्यसभा को पावर दिया गया है? राज्यसभा को पावर दिया गया है, ये डिक्लेयर करता है क्या? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में ये सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा का राज्य सूची का कोई विषय, तो अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा को पावर है ये डिक्लेयर करने का, सुनिश्चित करने का कि राज्य सूची के किसी विषय को, स्टेट लिस्ट के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा को लगता है कि ये राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण हो गया है, तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा विशेष बहुमत से इसे पास कर देगा कि राज्य सूची का ये विषय है, स्टेट लिस्ट का ये मैटर है, विषय है जो राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है। अगर ये कहते हुए, इतनी बात देते हुए विशेष बहुमत से राज्यसभा पास कर दिया, और ये पावर राज्यसभा को सिर्फ है, ये पावर लोकसभा को नहीं है, और ये पावर राज्यसभा को है अनुच्छेद 249 अंडर आर्टिकल 249, ये काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को पावर है। तो इतना काम कर दिया कि स्टेट लिस्ट का कोई भी पर्टिकुलर मैटर है, कोई विशिष्ट विषय है जो राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है, ये पास कर दिया विशेष बहुमत से। फिर क्या होगा? वो विषय है राज्य सूची का, मैटर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, बट उस मैटर पर अब लॉ मेकिंग का पावर, उस विषय पर अब कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। आप जानते होंगे स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को।
लेकिन इतना काम अगर राज्यसभा ने कर दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट इतना काम कर दिया, विशेष बहुमत से पास कर दिया कि स्टेट लिस्ट का कोई पर्टिकुलर मैटर है जो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति में उस मैटर, उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पावर, लॉ मेकिंग का पावर अब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। स्टेट लिस्ट का मैटर होते हुए, राय सूची का विषय होते हुए, बट राज्य सरकार को पावर नहीं होगा। उस विषय पर अब कानून बनाएगी, लॉ मेकिंग करेगी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करेगी, ये व्यवस्था है। तो आप ये देखा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये व्यवस्था जो दिया गया और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये राज्यसभा को पावर है। क्वेश्चन दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नीचे के जो स्टेटमेंट है, जो विचार दिए गए हैं, उसी को समझना है गलत सही कौन है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये पावर। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है और ये है रिजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि इमरजेंसी के लिए रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। तो आपातकाल के लिए जो घोषणा होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ लोकसभा से पास होता है। बिल्कुल गलत है। मैं तीनों इमरजेंसी की बात बता दूं, किस तरह से अप्रूव होते हैं, पास कहां से होते हैं, इनको समझिए। नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 352, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन व्यवस्था हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में, और 352 में व्यवस्था यह दिया गया है कि पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा अनुशंसा सिफारिश होता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं नेशनल इमरजेंसी। बट राष्ट्रपति ने जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनाउंस किया, घोषणा किया, उसके बाद जस्ट आफ्टर, उसके बाद 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये पास होना चाहिए। समझिएगा हमारी बात को, संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। किसी एक सदन से अगर नहीं पास हुआ तो 30वें दिन ऑटोमेटिकली ये नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगा। जिस तारीख को राष्ट्रपति ने अनाउंस किया नेशनल इमरजेंसी, जिस डेट को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया, उस तारीख से 30वें दिन स्वतः समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। अगर इस 30 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास हो गया है तो 30 दिन के बाद होगा 6 मंथ, 6 महीने के लिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। आपने देखा नेशनल इमरजेंसी पास करने के लिए व्यवस्था जो दिया गया है वो कहां से? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंटल राष्ट्रपति शासन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंटल राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था है आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 क्या है? जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलने में दिक्कत है, यानी राज्य की सरकार फेल है, असफल है राज्य में शासन करने में, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होना, संवैधानिक तंत्र का असफल होना। ठीक है, ये ग्राउंड है। और नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है? एक्सटर्नल अग्रेशन, बाह्य आक्रमण, वार, युद्ध। और थर्ड ग्राउंड क्या है? तीसरा आधार क्या है? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड आप समझ गए। ऐसे परिस्थिति में राज्य का गवर्नर रिपोर्ट सूचना देता है, लेकिन राज्य का गवर्नर का दिया गया रिपोर्ट सूचना सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं जो पीएम एंड कैबिनेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे किनको? राष्ट्रपति को। तो गवर्नर का दिया गया रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है, सीक्रेट बहुत सारी बातें जो जिस आधार पर जो उचित समझेंगे पीएम कैबिनेट करेंगे। जब रिकमेंड कर दिए तो राष्ट्रपति अब घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे, और राष्ट्रपति के अनाउंस घोषणा के जस्ट बाद कितने समय तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा? 2 महीने तक। विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंतर्गत अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से पास होगा, मेजॉरिटी, बच्चों यहां देखिएगा डिफरेंस है, क्या मेजॉरिटी इसके लिए होगा?
इसके लिए होगा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। और सिंपल मेजॉरिटी होता है हाउस के प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस 1, सबसे छोटा मेजॉरिटी यही है। सेकेंड हाउस में भी यही मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में भी डिफरेंस देख लिए। नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और इनके लिए सिंपल मेजॉरिटी। तो यहां भी देख रहे हैं प्रेसिडेंट टूल में भी सेपरेट, अलग अलग दोनों सदनों से, दोनों हाउस से पास होना चाहिए। क्लियर। अब रही फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड है जब फाइनेंशियल क्रेडिट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाए, यानी वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ गया हो, इस ग्राउंड पर पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। इस तरह से इस आधार पर रिकमेंड करेंगे पीएम एंड कैबिनेट। जब रिकमेंड कर दिए अब प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा। प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के आफ्टर विद इन 2 मंथ इसको भी पास करना है। कहां से पास करना है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से बाई सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पास करना होगा। इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट टूल एंड थर्ड इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। और तीनों इमरजेंसी के एक्सप्लेनेशन मैंने बताया क्या दोनों हाउस से पास करना है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब सुनिए। इस क्वेश्चन का जवाब दिया गया है रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। यह स्टेटमेंट गलत है। सही कौन है? फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1 ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए ऑप्शन। मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन आप सभी समझ गए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हम लोग करेंगे। तो आइए देखा जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों का विचार भी मैं देखता चलूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी बॉडी, कौन सा निकाय है जो संविधान, भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? इसका हिंदी हुआ तो कौन सा निकाय है जो भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है? पहला निकाय है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बच्चों इसको शॉर्ट में आप कहते हैं एनडीसी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। आपके देश में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952। तो 6 अगस्त 1952 को हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। आपके देश में योजना आयोग का गठन हुआ था कब? 15 मार्च 1950 को। और नेक्स्ट जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल का गठन हुआ था 1956। ध्यान दीजिएगा, यानी तीनों बॉडी, तीनों निकाय जो है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान रेडी हो गया और इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन इंप्लीमेंटेड भी हो गए। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान रेडी हो गया और संविधान के कुछ व्यवस्था इसी डेट को लागू भी हो गए। ठीक है, अर्थात ये जो भी व्यवस्थाएं, जो भी बॉडी निकाय नीचे दिए गए हैं, ये संविधान बन जाने कंप्लीटली इंप्लीमेंट लागू भी हो गया, पूरी तरह संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान लागू होने के बाद ये सारे बॉडी, सारे निकाय जो दिए गए हैं ये अस्तित्व में आए। जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब? मैंने अभी बताया 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को, जबकि संविधान 1949 में 26 नवंबर को रेडी हो गया। उसके बाद यह नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, जबकि 49 में तैयार था संविधान, और जनरल काउंसिल 1956 में, जबकि संविधान 1949 में तैयार था। यानी तीनों बॉडी जो दिए गए हैं ये भारत के संविधान में मेंशन नहीं, उल्लेख नहीं किसी भी आर्टिकल में। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन सही होगा? तीनों का उल्लेख नहीं है, इसलिए क्वेश्चन होगा डी ऑप्शन 1, 2, 3। क्लियर? कोई टेंशन किसी को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन ये है हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का कस्टडियन इनमें से कौन है?
कौन है संरक्षक, गार्जियन के रूप में, कस्टडियन के रूप में, इनको समझना है। तो इसमें देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन दिया गया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन द लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा का सचिवालय। लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब समझिएगा, भारतीय संविधान का इंटरप्रेटर यानी भारत के संविधान का व्याख्याता कल को आपसे पूछा गया तो जवाब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन है, उनको इंटरप्रेट करने, उनकी व्याख्या करने का भी शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ही दिया है। और इस प्रकार से भारतीय संविधान में हमारे आपके जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कहीं से अफेक्टेड होते हैं तो गार्जियन के रूप में कौन है? वही है। हाई कोर्ट्स को भी पावर है रिट्स ऑर्डर करके प्रोटेक्शन देने का, लेकिन हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो रिट ऑर्डर करके और हमारे आपके मूल अधिकारों का संरक्षण देते हैं। लेकिन आज के डेट में आपके कंट्री में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट, 25 उच्च न्यायालय। कोई भी उच्च न्यायालय अगर ऑर्डर दिया है तो आपका प्रतिद्वंदी, आपका प्रतिवादी उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट चैलेंज करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है, निर्णय देता है, वो अल्लाह कानून माना जाता है, सुप्रीम है, अंतिम है। तो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट्स को इसलिए नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अंतिम पावर इस मामले में हाई कोर्ट्स, किसी हाई कोर्ट्स को नहीं है। किसको है? सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है, डिसीजन दिया है, उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की बात करेंगे, री अपील, पुनः याचना, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट किसी और कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। और उस री अपील के बाद कोई चांस नहीं है। तो सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट कहीं नहीं। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बातें हैं उसको इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करना, या कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उनका संरक्षण, प्रोटेक्शन, ये डिसीजन में देना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। फाइनली ये सब पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए कहा जाता है कस्टडियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा। ये कोई जवाब नहीं है। सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन। बच्चों, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है या स्टेट पीसीएस, सारे कॉन्सेप्चुअल नहीं, कुछ फैक्चुअल भी होते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन रखा है, आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से पूछा है कि पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959, यानी पंचायती राज 1959 में पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ, प्रस्तुत हुआ, ये व्यवस्था लागू हुआ। कहां पर पहली बार? तो देखिए, ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन केरला, डी है कर्नाटक। पंचायती राज पर 2 मिनट में थोड़ा सा फोकस डालें और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, ये लोकल गवर्नमेंट व्यवस्था देने के लिए सबसे पहला प्रयास फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह से व्यवस्था किया? इन्होंने व्यवस्था 1952 में दिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास प्रोग्राम चलाने का प्रयास इन्होंने कब किया? 1952 में। बट पंडित नेहरू जी का यह प्रयास सफल नहीं रहा, इसलिए जल्दी ही रोक लगा दिए। और नेक्स्ट ईयर यानी 1953 में फिर इन्होंने एक प्रयास किया। क्या किया? इन्होंने 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाए, फेल रहा। और 2 अक्टूबर को ही क्यों? महात्मा गांधी जी का जन्म है, उनके, महात्मा जी के सम्मान में
दरअसल महात्मा जी आजादी के पहले, आजादी के बाद भी अपने स्पीच भाषण में बड़ा जोर देते थे, बोला करते थे, भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा इन्हीं गांव में बसती है। तो महात्मा जी रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण लेवल पर डेवलपमेंट, विकास स्थानीय लेवल पर विकास हो, इसके पक्षधर थे, इसके हिमायती थे, अपने भाषण स्पीच में बोला करते थे। और फर्स्ट पीएम, इसीलिए महात्मा जी के इस विचार, महात्मा जी के इस भावना को सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन, आप जानते होंगे 2 अक्टूबर ही उनका जन्मदिन है, इसलिए 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की। फेल रहा, असफल रहा। नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू किए 2 अक्टूबर 1953, जब फेल हो गया पहला वाला। तो ये क्या था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। और बच्चों मैं बता दूं, नेहरू जी का यह भी प्रोग्राम फेल, असफल रहा। इसलिए नेहरू जी ने सोचा कि ऐसे कोई प्रोग्राम शुरू न करें, इस पर विचार करने के लिए इनके असफलता के क्या कारण थे, फेल्यूर होने के कारण क्या थे, इस पर विचार करने के लिए उन्होंने कमेटी सेटअप किया। और कमेटी का चेयरमैन नेहरू जी ने अपॉइंट किया बलवंत राय मेहता जी को। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने सेटअप किया। और इस कमेटी को जिम्मेदारी ये दिया कि हमारी सरकार की जो असफलता रही है, 2 प्रोग्राम, इनमें क्या कमियां थी और क्या करना चाहिए जो आगे सफल रहे, इस पर विचार देने को बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह सेटअप हुआ जनवरी 1957 में। और नवंबर 1957 यानी 24 नवंबर 1957, 24 नवंबर 1957 को अपना रिपोर्ट दिया। और इस प्रकार से ये एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा एक्सेप्टेंस भी मिल गया, स्वीकृति मिल गई, एक्सेप्टेड हो गया। भारत का पहला राज्य राजस्थान राज्य ने क्या किया? 1959 की बात है, 1959 की बात है, राजस्थान विधानसभा ने, राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज एक्ट पास कर लिया। और राजस्थान में ही 2 अक्टूबर, जो महात्मा जी का जन्मदिन, उन्हीं के सम्मान में 2 अक्टूबर 1959 की बात है, उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। कहां पर? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के महान नेता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, उस डेट को उद्घाटन, इनॉग्रेशन हुआ। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, भारत के अनेक राज्य। तो पहला राज्य क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब होगा राजस्थान। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन है? ए ऑप्शन राजस्थान, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गए होंगे? बहुत सारी बातें जब लोकल गवर्नमेंट में पढ़ाऊंगा तो क्लासिफाई करके रूरल लोकल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर इतनी बातें आपसे डिस्कस करना जरूरी था। आप समझ गए क्यों राजस्थान हो गया? क्लियर होंगे। इसी के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ ए पंचायत इज डिजॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। देखिए, कहीं भी अगर पंचायत विघटित होता है, डिजॉल्व होता है, तो कितने समय में चुनाव आयोजित होगा? इसका हिंदी हुआ, कहीं भी यदि पंचायत विघटित होता है तो कितने समय के अंदर चुनाव होगा, ये हिंदी है। आप समझिए, ऑप्शन ए 1 महीना, बी 3 महीने के अंदर, सी 6 महीने के अंदर, और डी 1 ईयर के अंदर। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर विलेज लेवल पर हो या ब्लॉक लेवल पर पंचायत हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल, आज जानते होंगे 3 टायर्स पंचायत की व्यवस्था है। फर्स्ट क्या? विलेज, ग्राम लेवल, ग्राम सभा होता है। और सेकंड टायर, दूसरा स्तर होता है, ये है ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल, प्रखंड स्तर आप हिंदी में कहते हैं। और थर्ड होता है, तीसरा जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो किसी भी स्तर पर पंचायत अगर डिजॉल्व हुई हो तो उसके लिए व्यवस्था यही है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, 6 मंथ इसमें दिया गया है।
अब समझ गए होंगे। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे, और नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्ट प्रोवाइड इन द। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति के पृथक्करण, शक्ति बंटवारे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो क्वेश्चन हिंदी में आप कहेंगे केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति बांटे गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, किस अधिनियम से? नीचे एक्ट अधिनियम दिए गए, ब्रिटिश सरकार के जो कुछ अधिनियम हैं उन्हीं में से आपको जवाब ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909, सेकंड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, और सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। समझिएगा, देखिए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बेसिकली जाना गया डिवाइड एंड रूल, फुट डालो और शासन करो। क्यों? कॉम्युनल बेसिस पर इलेक्शन ये ला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था। जब कॉम्युनल बेसिस पर इलेक्शन निर्वाचन होगा तो जिस किसी कम्युनिटी को ज्यादा सीट मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, कम वाला ज्यादा वाले कम्युनिटी से ईर्ष्या करेगा और लड़ाई होगा, बर्बाद होंगे, आसानी से गुलाम बनाएंगे। तो फुट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, इस एक्ट का प्रिंसिपल था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जाना गया है विशेष रूप से डायआर्की के लिए। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेट में द्वैत शासन डायआर्की लाई 1919 एक्ट, और उसके बाद चलिए इसके द्वारा और भी जो व्यवस्था दिए गए, महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला। अभी तक इस एक्ट के आने से पहले सिर्फ पुरुषों को वोटिंग का राइट था, सिर्फ पुरुष को मत देने का अधिकार था, महिलाओं को राइट नहीं था। इतना भेदभाव। आगे चलिए, बाई कैमरलिज व्यवस्था, 2 सदन व्यवस्था पहली बार इसी के द्वारा। इसी तरह से और भी बातें, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेट अलग अलग नहीं, पूरे देश के लिए एक जगह होता था सेंटर। ये बहुत सारे सुधार किसके द्वारा हुए? 1919 एक्ट। और 1919 एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ। कब हुआ? 1926 में। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही हमारे देश में पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ 1926 में। ये सारे कार्य हुए इसके द्वारा। लेकिन 1935 एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इसमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो देखिए, फेडरल सिस्टम की स्थापना कहा जाए इसी एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ 1935। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा की बात हुई इसी के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 इस क्वेश्चन का जवाब है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा यह स्वतंत्रता का अधिनियम है और स्वतंत्रता से संबंधित बातें इस अधिनियम में की गई। कब यह एक्ट तैयार हुआ? 18 जुलाई 1947। अब समझ गए? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, इस क्वेश्चन का जवाब और कोई नहीं। क्लियर बच्चों? और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को किस जुरिस्डिक्शन पावर में आता है? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन जो पावर हैं इस प्रकार से, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन अपीली क्षेत्राधिकार। इसी प्रकार से देखा जाए, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखों का न्यायालय, नेक्स्ट रिट जुरिस्डिक्शन न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, और नेक्स्ट होता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की शक्ति, और नेक्स्ट होता है 6 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये होता है परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। तो इस तरह से जो पावर हैं, इसमें जो सेंटर और स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट होता है, या सेंटर के तरफ एक स्टेट है और दूसरी पार्टी कौन है? स्टेट। ये दूसरा केस मैंने बताया। ये भी एक तीसरा केस होता है 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट,
टू स्टेट या मोर देन टू स्टेट अगर डिस्प्यूट हुआ, ये केस कहां आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसी को कहते हैं जो केस प्रारंभ होगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त कहीं ओरिजिनेट नहीं होगा, कहीं प्रारंभ नहीं होगा, वो केस सीधे प्रारंभ होगा सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है, वही ओरिजिनेट होगा, वही प्रारंभ होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा क्या? क्वेश्चन का जवाब होगा ओरिजिनल जुडिक्शन, सी पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन है सेंटर और स्टेट के बिटवीन जो डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र राज्य के बिटवीन जो विवाद है वो किसी राज्य के हाई कोर्ट्स में नहीं जाएगा, कहां? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, वही प्रारंभ होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये केस वही ओरिजिनेट होगा, वही शुरू होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन। तो कुछ ऐसे केस हैं वहीं प्रारंभ होंगे। फिर से मैं बोल दूं, एक तो सेंटर है और दूसरी पार्टी स्टेट है। सेंटर स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट है, कहां पर प्रारंभ होगा? सुप्रीम कोर्ट, वहीं पर। इसलिए ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट केस, सेंटर है और उसके साथ एक स्टेट और दूसरी पार्टी एक स्टेट या ज्यादा, डिस्प्यूट हो गया। ये भी केस कहां प्रारंभ, कहां ओरिजिनेट? सुप्रीम कोर्ट। दो राज्य हैं यूपी और बिहार, डिस्प्यूट हो गया, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। या दो से ज्यादा राज्य हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ होगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ये भी केस कहां पर प्रारंभ होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सभी केसेज सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्वेश्चन में दिया है सेंटर और स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा ओरिजिनल जुडिक्शन। देखिए एडवाइजरी जुडिक्शन आता है अंडर आर्टिकल 143। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस मांग करती है, किस तरह से? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट एडवाइस डिमांड करेंगे, किनसे? सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143। तो इसमें एडवाइस की बात नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का जवाब नहीं। अपीलेट जुडिक्शन सामान्य रूप से किसी भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील होता है, ये सामान्य मामला है, इसलिए अपीलेट में आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। और ओरिजिनल जुडिक्शन में केंद्र और राज्य के बीच विवाद है, वो केस सीधे प्रारंभ कहां होगा, ओरिजिनेट कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब यही है। रिट जुडिक्शन में अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर है 5 रिट ऑर्डर करने को, 5 रिट ऑर्डर करने को। नंबर फर्स्ट, हाइबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षकरण। नंबर सेकंड, मैंडेमस, परमादेश। और नंबर थर्ड, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। नंबर फोर्थ, सर्ट्यूरेरी, उत्प्रेषण। और नंबर फिफ्थ रेट, जो वारंट हो, अधिकार परीक्षा। तो यहां रीट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए रूट जुडिक्शन भी इसका जवाब नहीं होगा। सही जवाब होगा ओरिजिनल जुडिक्शन, हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो इस तरह से बच्चों आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन, हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया, बहुत सिंपली, इजीली और डिटेल डिस्कस किया। आप सभी लोग समझे होंगे, इसी तरह से सभी लोग समझे होंगे। इसी तरह से ये सेशन चलते रहेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस होगा। तो ये ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं एसडीएम बैच फर्स्ट, एसडीएम बैच सेकेंड जो चल रहे हैं। इस बैचे से संबंधित आपको क्लासेस तो ई एकेडमी प्लेटफॉर्म पर चल ही रहा है, ये क्वेश्चन के सेशन निरंतर चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप एक एक बात समझे होंगे। आप ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जोड़िए और एसडीएम बैच में आप एडमिशन भी लीजिए। पूरे लेक्चर क्लास का आपको जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन हैं जो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे मैं प्रयास करूंगा जो क्वेश्चन उन्हीं की बात करूंगा जो पीछे पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाए गए टॉपिक से ही। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि फ्यूचर में आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। आप समझिए ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो सिविल सर्विसेज टीचर के रूप में अनुभवी टीचर हैं, उनके क्वेश्चन डिस्कशन का पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं पुनः कहना चाहूँगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सम्मान है, स्वागत है, इस सेशन का लाभ उठाइए। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।
ओके।